हाय एवरीवन, गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दिया होगा। सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, साथ ही हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग हमारा ये चैनल लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया होगा। हमारा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, जबकि बुलेट पॉइंट्स इंग्लिश में रहेंगे। चलिए सीधे जंप करते हैं टॉपिक पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। I hope you all must have subscribed to our channel and also have pressed bell icon, which shall keep you updated and also shall help us know how well you guys are liking our channel, so that we continue being motivated to create new content. I also believe you all must have gone through our disclaimer. The medium of instruction shall be English for understanding of a wider audience. However, the bullet points provided shall be in English language. Let's straight away jump over to the topic. सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्ट्रेट अवे जंप करते हैं कैसे आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करना है। एटिमोलॉजी मतलब इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया, वर्ड बना कैसे। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया, जिसका मतलब है नॉलेज या स्किल इन लॉ। ज्यूरिस का मतलब अलग से होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल या नॉलेज। अब आते हैं इसकी ज्यूरिस्टिक डेफिनेशन पे। बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड जो है ये डिफरेंट टाइम्स पे इसने अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स इसके बने, तो एक पर्टिकुलर सिंगुलर डेफिनेशन देना बड़ा मुश्किल है। ये एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी शुरू हुआ था बाय रोमन्स, और उन्होंने कभी भी लॉ को मोरालिटी और रिलीजन से कंफ्यूज नहीं किया था। अब देखते हैं कैसे अलग अलग ज्यूरिस्ट ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफ़ाइन किया है। स्टार्ट करते हैं अल्पियन से। अल्पियन एक रोमन ज्यूरिस्ट थे और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने बोला था, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। कि मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो इंसानों की और परमात्मा से जुड़ी हुई चीज़ों और ये साइंस ऑफ जस्ट, क्या सही है क्या गलत है, इससे रिलेटेड ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ये होता है। इस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन है और इसमें जो हिंदू कंसेप्ट है धर्मा का, रिलीजन का, एथिक्स और फिलॉसफी, वो मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट नहीं बचा है। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लिमिटेड हिंदूज़ में जो व्यवहार कहते हैं मॉडर्न डेज़ में, वहाँ तक सीमित रह गया है मॉडर्न डेफिनेशन। तो इसका पहला क्रिटिसिज्म है ये। दूसरा, डेफिनेशन ये सिर्फ रिटोरिक है। रिटोरिक मतलब डेफिनेशन सिर्फ ये एक देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इवन रोमन्स ने भी इस डेफिनेशन को परस्यू नहीं किया था, लिख के रख दिया था कि जी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन लगती है, अच्छी सी है। सेकेंड डेफिनेशन दी है ग्रे ने, जो रियलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला है, इट इज़ द साइंस ऑफ लॉ, स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन दोज रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक साइंस ऑफ लॉ है, स्टेटमेंट और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस उसमें लिखे हुए हैं जो कि कोर्ट्स फॉलो करती हैं, और जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वो रूल्स बनाए जाते हैं। तो उन्होंने अपनी लॉ की डेफिनेशन को, ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को यहाँ पे सीमित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉज हैं वो आदमी से डील करते हैं, उनके एक्सटर्नल ह्यूमन कंडक्ट को लेके, कि उनका बाकी सोसाइटी के लोगों से कैसा व्यवहार है, ना कि उनके इनर बिलीव्स कैसे हैं, उससे ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो अगली डेफिनेशन पे आते हैं हॉलैंड की, जो कि एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। उनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब इसके एक एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं। फॉर्मल, उनके हिसाब से जो साइंस थी वो फॉर्मल थी। फॉर्मल मतलब सिर्फ फॉर्मल या फंडामेंटल जो लॉ के कंसेप्शंस या बिलीव्स थे उनसे रिलेटेड थी, ना कि जो उन लॉ के डिटेल्ड रूल्स होते हैं या उसमें जो अंदर के कंटेंट होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर उन्होंने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस, इसी डेफिनेशन में आता है साइंस। तो उनके हिसाब से कि जो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ से डील नहीं करती,
ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो रूल्स हैं प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड, प्रेस्क्रिप्शन यहाँ पे मतलब है, प्रेस्क्रिप्शन मतलब जो बिलीव्स या क्लेम्स हैं जो कि अनइंटरप्टेड यूजेज या लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स से निकल के आए हैं, वो क्योंकि सारी कंट्रीज़ में कॉमन नहीं होते वो सारे प्रेस्क्रिप्शन, इसीलिए वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बट चूँकि प्रेस्क्रिप्शन जो है वो ओनरशिप और पोजेशन के कंसेप्ट से भी बहुत कुछ रिलेटेड है, जहाँ की रूल्स मोटे मोटे सब कंट्रीज़ में सेम हैं, तो उन्होंने कहा इसको हम सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मान सकते हैं। फिर इसी डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि ये साइंस जो है वो पॉजिटिव लॉ की है। डिटेल में देखते हैं, साइंस ऑफ लीगल रिलेशंस नॉट एज ए प्रायोरी, इसका मतलब ए प्रायोरी का मतलब कि नॉलेज ऑब्टेन बाय एनालिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज एंटीसीडेंट से लेकर कॉन्सिक्वेंस की तरफ बढ़ना। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। एंटीसीडेंट मतलब थिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उससे किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना, कंक्लूजन ड्राइव करना, इसको बोलते हैं ए प्रायोरी। तो उन्होंने कहा कि ये ए प्रायोरी नहीं है बल्कि ए पोस्टीरियरी है। पोस्टीरियरी का मतलब नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज कॉन्सिक्वेंस से लेकर एंटीसीडेंट की तरफ। का मतलब कि आउटकम क्या है, मतलब चीज़ हमें पता है, हमें उसके बैकग्राउंड में कैसे जाना है, दैट इज एज ए पॉजिटिव लॉ विच हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी एट्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस इट विल बी रॉन्ग टू डिवाइड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू जनरल और पर्टिकुलर। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो डिवाइड नहीं करा जा सकता किसी भी तरीके से, वो डिविजिबल नहीं है। अब उनकी डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म्स मेन क्या हैं। पहला क्रिटिसिज्म है, उन्होंने बोला है कि फॉर्मल साइंस है। अब क्रिटिसिज्म इसका ये आता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस असलियत में कोई फिजियोलॉजी से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई फॉर्मल साइंस नहीं है कि आप इसको बार बार फॉर्मल साइंस बोल रहे हो। सेकेंडली, प्रोफेसर प्लैट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लॉ जो है वो कम्प्लीटली सुपरफ्लूअस नहीं है। मटेरियल एस्पेक्ट जो आप बोलते हो लॉ के अंदर की चीज़ें हैं वो तो जी ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं है, जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला। तो प्रोफेसर प्लैट ने कहा ये कम्प्लीटली सुपरफ्लूअस नहीं है और ये मटेरियल एस्पेक्ट भी लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। तो बेसिकली प्रोफेसर प्लैट ने ये बोला कि सब्जेक्ट मैटर हालांकि फर्स्ट स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, और दोनों फॉर्म और मैटर दोनों को अपनी ड्यू जगह मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्म इम्पॉर्टेंट है या उसके अंदर का मैटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, या मैटर इम्पॉर्टेंट है और फॉर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं लास्की की। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द आई ऑफ लॉ, मतलब लॉ को किस नज़रिए से देखा जाना है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन ने सिंपल सी डेफिनेशन दी है, आपको सिंपल से याद रखना है, इट इज़ अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, दैट इज़ लॉयर जो है उनको और फील्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एट्सेट्रा। ये नहीं कि जो लॉ है वो सिर्फ एक वैक्यूम में काम करता है, और भी फील्ड्स की नॉलेज उसमें ज़रूरी हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं सैलमंड की डेफिनेशन पर। सैलमंड जो एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, उन्होंने बोला साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। बेसिकली उनका जो आइडिया था ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो म्यूनिसिपल ज्यूरिस्प्रूडेंस का था, विच इज़ कंसर्न विद वन लीगल सिस्टम ओनली। म्यूनिसिपल जब हम बोलते हैं, म्यूनिसिपल मतलब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी वाला नहीं है, यहाँ पे म्यूनिसिपल का मतलब होता है एक कंट्री का एक सिस्टम, इसको म्यूनिसिपल बोलते हैं। डेफिनेशन को ब्रेक करके देखते हैं। सिविल लॉ जो इन्होंने बोला, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ मतलब रूल्स जो कोर्ट के द्वारा अप्लाई करे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। ऐसे ही सैलमन के हिसाब से इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया दो सेंसेस में। इन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम दो सेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वाइडर या जेनरिक मतलब मोस्ट कॉमन सेंस में, जिसका कि मतलब है इट इज़ अ एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स। पूरा का पूरा ये एक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है पूरी एक बॉडी है अलग अलग लीगल डॉक्ट्रिन्स की, अलग अलग लीगल फ़िलॉसफीज़ की, मतों की। और दूसरा उन्होंने बोला नैरोअर सेंस में, जो कि एक स्पेसिफिक सेंस है, उसका मतलब है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। और उन्होंने इस पर्टिकुलर जो नैरोअर सेंस है उसको बोला कि यही एक्चुअल में ज्यूरिस्प्रूडेंस है।
और उनका बेसिकली जो उनकी डेफिनेशन का कंसर्न था वो इस पर्टिकुलर नैरोअर मीनिंग से था। अब काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आ जाते हैं उनके हिसाब से। तो बेसिकली सैलमन ने क्या बोला, एज अ साइंस ऑफ लॉ 3 टाइप के ज्यूरिस्प्रूडेंस हो सकते हैं। पहला एक्सपोजिटरी और सिस्टमेटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसका मतलब क्या है कि जो कि डील करता है एक्चुअल लीगल सिस्टम के कंटेंट से, मतलब एक्चुअल लीगल सिस्टम में क्या है, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में। सेकेंडली उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक और काइंड क्या है, लीगल हिस्ट्री, लीगल सिस्टम जो कि हिस्टोरिकली कैसे ग्रो हुआ है। और थर्डली साइंस ऑफ लेजिस्लेशन की, तो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि पर्पस ऑफ विच इज़ टू सेट फोर्थ लॉ एज इट ऑट टू बी, कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है इस पार्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, जो उन्होंने कहा कि आगे जो आने वाले लॉ हैं कैसे होने चाहिए वो सेट करना, बेसिकली कि लीगल सिस्टम का आगे फ्यूचर क्या होना चाहिए और क्या पर्पस उसको सर्व होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं जॉन ऑस्टिन की, जो अगेन एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते थे, और उनकी डेफिनेशन बेसिकली थी फिलॉसफी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की थी, इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ या जस्ट पॉजिटिविज्म जो कि लैटिन फ्रेज़ है, उसको उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है। पॉजिटिव लॉ उनके हिसाब से मतलब है कि ऐसा लॉ जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर से पॉलिटिकल इन्फीरियर की तरफ आता है, मतलब सब्जेक्ट्स की तरफ आता है। और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जैसे जो एक सुपीरियर पॉलिटिकली, जैसे कि राजा से जो प्रजा तक लॉ आता है, वो उन्होंने कहा है वही लॉ है, वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का अल्टीमेटली फोकस है, उसी को पॉजिटिव लॉ कहा है। प्लस उन्होंने कहा है लॉ एज इट इज़, लॉ जो है उसके बारे में ज्यूरिस्प्रूडेंस बात करता है, नहीं ना कि क्या लॉ होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का उनके हिसाब से। उनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ उससे स्टिक टू करता है किस चीज़ से, लॉ क्या है। फिर उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को 2 सेंसेस में डिफ़ाइन किया। जनरल उनके हिसाब से जो बहुत सारी कंट्रीज़ के जो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू लाइफ एट्सेट्रा। और सेकंड उन्होंने डिफ़ाइन किया पर्टिकुलर मतलब जो कि स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड होते हैं। फिर उनकी डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। पहली क्रिटिसिज्म यहाँ से आता है कि जो उन्होंने ये जो कंसेप्ट डिवाइड किया है ना जनरल और पर्टिकुलर का, वो बड़ा अनसाइंटिफिक है हॉलैंड के हिसाब से, और बड़ा वेग है, बेसिर पैर का है, क्योंकि साइंस जो है वो साइंस ही है, उसको आप जनरल साइंस पर्टिकुलर साइंस में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो। सेकंड क्रिटिसिज्म ये आता है कि बकलैंड ने ये कहा कि इवन ऑस्टिन ने ना खुद भी अपने इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस में नहीं लाया, खुद भी वो जनरल और पर्टिकुलर में इसको डिवाइड नहीं कर पाए, हालांकि उन्होंने लिख के तो रख दिया लेकिन खुद भी नहीं माना। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जो HLA हार्ट ने दिया, वो भी एनालिटिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। उनकी सिंपल सी डेफिनेशन है यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। इसके बाद आते हैं रॉस्को पाउंड की थ्योरी पे, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल को बिलोंग करते थे। उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ इन इट्स ज्यूरिडिशियल सेंस, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वो साइंस ऑफ लॉ है जिसमें लॉ का ज्यूरिडिशियल सेंस में यूज़ करा है। ज्यूरिडिशियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो यूज़ होता है लॉ, मतलब सज़ा देना या न्याय करना, उससे रिलेटेड जो चीज़ है वही ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर या फोकस है। प्लस पाउंड ने ये भी बोला कि लॉ और अदर सोशल साइंसेस के बीच में एक इनएविटेबल मतलब अमिट टाइप की एक को रिलेशनशिप है, जो कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स पे देखी है। तो रॉस्को पाउंड की आगे भी थ्योरी आएगी और डेफिनेशन को हम और डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट ऑस्टिन की भी हमने डिस्कस करी है, वो भी हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करने का था, तो हमने बेसिक अभी फ्रेमवर्क के रूप में इसको डिस्कस करा है। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन पे एलन की। एलन ने बोला है इट इज़ द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल्स मतलब लॉ के कुछ इसेंशियल प्रिंसिपल्स जो
इकट्ठे करके, हमने सिंथेसिस मतलब बोलते हैं इकट्ठा करना, उनका लॉजिकली और साइंटिफिकली उनको देखभाल के उसको सबको इकट्ठा करके जो एक इकट्ठी चीज़ निकल के आती है, इट इज़ दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज दैट, नथिंग बट दैट। पैटर्न की डेफिनेशन पे आते हैं। पैटर्न ने बोला इट इज़ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ द स्टडी नॉट ऑफ द लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री बट ऑफ जनरल नोशंस ऑफ लॉ। पैटर्न ने क्या बोला कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री के लॉ की स्टडी नहीं है, बल्कि जनरल नोशंस ऑफ लॉ के बारे में है, कि लॉ के मेन नोशंस क्या होते हैं उसके बारे में है। तो कंक्लूजन, अब बेसिकली आप लोगों के पास इसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया और डिस्क्लेमर में भी बोला, ये इन डेप्थ हम नहीं समझ रहे हैं, हम इसको बेसिकली मोटा मोटा तरीके से हमने इसको समझ लिया है, हमें पूरा फ्रेमवर्क पता है, और एटलीस्ट इतना हमें पता लग गया अब हम कि हम अपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसको डिटेल में अगर चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर इसको डिटेल में पढ़िए, लेकिन जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है, अगर आप इतना भी लिख पाते हैं और इसका आप 80 to 90% भी रिटेन करके लिख पाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। हालांकि अभी आपको शुरू में ये सब्जेक्ट बहुत ड्राई लगेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊं कि भाई अल्टीमेटली ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनीवेज कंक्लूजन पे आते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है कि कौन सा व्यू ज़्यादा साउंड है। तो आपको कंक्लूजन में बेसिकली ये लिखना है कि एज़ पर द एनालिसिस सैलमंड और पैटर्न का व्यू और व्यूज़ से ज़्यादा साउंड लग रहा है, और व्यूज़ में थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म या और चीज़ें हैं। ये मैं आपको अभी इस कंक्लूजन पे यहीं पे छोड़ के और इस फर्स्ट क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इस कंक्लूजन का बेसिकली और मतलब पता लग जाएगा, जब आप इन डेप्थ बाकी की डेफिनेशंस या बाकी की चीज़ें समझेंगे कि क्यों सैलमंड और पैटर्न का व्यू ज़्यादा बेटर है या साउंड है। ठीक है, थैंक यू गाइस। इसी के साथ पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसको आपको पहली बार में नहीं समझ पाइए आएगा तो मायूस मत होइए, इसको आप बार बार सुनिए, बार बार समझिए, और अगर टाइम है तो सप्लीमेंट ज़रूर करिए बुक से। थैंक यू।